हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे एंड अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ और आजकल मैं हर दिन यही सोचती हूँ कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँगी, बट आजकल पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मुझसे सुबह जैसे उठा ही नहीं जाता। आज भी मैंने अलार्म तो लगाया था कि मैं सुबह उठ जाऊंगी और अलार्म को मैंने ऊपर रख दिया था, ये जो बीच में मेरे ऐसे दीवार उठी है रूम के। और मैंने सोचा था कि जब सुबह अलार्म बजेगा मैं उठूंगी बंद करने के लिए और उसी टाइम फिर उठ जाऊंगी, बट अलार्म कब बजा कब बंद हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब मैंने देखा तो काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 5:30 बज गए थे। और अभी उठकर फिर मैं चली गई थी किचन में, वहाँ पर दूध रखा गर्म होने के लिए। थोड़ा सा विंडो खोलकर बाहर देखा, सॉरी विंडो नहीं, बालकनी में जाकर बाहर देखा थोड़ा सा, क्योंकि सुबह की फ्रेश एयर मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती हूँ बहुत अच्छी होती है एंड बहुत सुकून देती है। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि अभी मेरी पार्टनर मतलब कहीं और शिफ्ट हो गई है, क्योंकि मुझे रूम की नीड भी थी। मम्मी जब से आती जाती हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और बाकी उसको भी मतलब कोई और पार्टनर मिल गई थी। तो ये जो मेरा रूम है ना, ये थोड़ा सा अंदर है तो उसको बाहर ही चाहिए था, रोड के ही साइड, तो फिर अभी वो उधर ही शिफ्ट हो गई है। और एक रूम में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं अकेले होती तो मैनेज कर लेती। ये सारवी के अकॉर्डिंग ये जो मैंने रूम ले रखा है ना, तो सारवी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। फ़िलहाल थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, बट अब सारवी को मतलब एक रूम में तो कैद नहीं कर सकती ना, इसी में रहती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं वो, जबकि इसमें इतना स्पेस है। और एक रूम में अगर लेकर रखूँगी तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगी, फिर मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाऊँगी। अभी मैंने ब्रश कर लिया था, फ्रेश हो गई थी एंड थोड़ी देर मैंने बालकनी में खड़े होकर हवा भी ली और उसके बाद रात का जो दूध बचा था वो भी गर्म कर दिया था। आज मैंने चाय नहीं बनाया, पता नहीं कि मेरे चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बस पानी गर्म कर लिया था और पानी पीने के बाद फिर यहाँ पर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आज सुबह मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत ज्योग्राफी से कर रही हूँ, क्योंकि 6th क्लास की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट किया है। जो आप लोगों ने मुझे वीडियो सजेस्ट किया था वही देखकर, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं 7th क्लास की कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि 2 पार्ट में है। एक पार्ट में लगभग 5 घंटे के आसपास है और दूसरा 3.5 घंटे के आसपास। फ़िलहाल ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने पहले भी देखा था, पर अभी चीज़ें मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई थी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ा नहीं है और मुझे बहुत कम इंटरेस्ट आता है, बट अभी मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा है और चीज़ें मैं समझने भी लगी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं फिर से रिवीजन के साथ साथ क्लास भी देख रही थी, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। और ये क्लास ना सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले सर ने सारा जो बुक का कंटेंट है वो सब पढ़ाया जितने में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, मुझे लगता है लाइन टू लाइन पढ़ाया है, पता नहीं ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ाया या फिर न्यू एनसीईआरटी से, मुझे ये तो कंफर्म नहीं है, बट जितना भी पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। और आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी क्लासेस है। फ़िलहाल मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक भी दे दिया था कमेंट में, बट ये टारगेट विथ अंकित करके चैनल है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। पहली क्लास मतलब पहला पार्ट कंप्लीट करने में मुझे 2.25 घंटे लग गए थे, 2 घंटे 15 मिनट। और मैं आज 6:15 बजे के आसपास पढ़ने बैठी थी, तो लगातार मैं बैठी थी, क्योंकि तब तक ना कूड़े वाले भैया आए थे ना दूध वाले भैया आए थे। तो मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया था और इसके बाद फिर सारवी भी उठ गई थी, एक पेज बचा रह गया था, तो मैंने सारवी को गोद में लेकर कंप्लीट कर लिया। और इसका क्वेश्चंस मैंने नहीं किया है, जो कि 5 मिनट या 7 मिनट का था, वो मैं बाद में किसी भी टाइम कर लूँगी, क्योंकि मैंने कंटेंट पढ़ लिया तो क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। फ़िलहाल उसके बाद फिर सारवी को दूध वगैरह पिलाना, कुछ खिलाना पिलाना, और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई काम खास था नहीं। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा और कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मेरा एक दिन इस चक्कर में चला जा रहा है कि कल से उठूँगी सुबह, कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। बस इस चक्कर में पूरा दिन जैसे नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है कि आज मैं उठ नहीं पाई। आधा टाइम तो यही रिग्रेट करने में चला जाता है एंड आधा टाइम फिर सारवी का काम और अपना जैसे खाना पीना कपड़ा ये सब करने में चला जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज के दिन को एटलीस्ट मैं प्रोडक्टिव बनाऊँ। आप सभी को पता ही है कि मैं मॉक टेस्ट और PYQ सॉल्व करती रहती हूँ, तो फ़िलहाल मैं टेक्स्ट बुक पर परचेज़ की हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, एक्चुअली शॉर्ट वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। लास्ट वीडियोस में भी मैंने शेयर किया था एंड एक बार फिर से बता दूँ कि टेक्स्ट बुक का ऐप आता है, इसको गूगल प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करेंगे एंड इस पर ऑफ़र आते रहते हैं वीकली, और तब परचेज़ करेंगे ना। और पहली बात तो एक पास आता है, एक प्रो पास आता है। तो पास वाले में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट मिलते हैं, और जो प्रो पास आता है उसमें जो भी पेपर हुआ रहता है हमारा प्रीवियस ईयर का, सारे PYQs मिलते हैं।
तो आई थिंक प्रो पास लेना ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर इसको हम लोग परचेज कर लेते हैं तो इस साथ ही साथ हमको बहुत सारा मॉक टेस्ट भी मिलता है और हर एग्ज़ाम का मिलता है, और ये पूरा 1 साल के लिए वैलिड होता है। 350 में या 400 तक मिल जाता है ईज़िली, और उसके बाद हम जितना चाहें उतना मॉक टेस्ट या फिर PYQ सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने सचिन अकेडमी एप्लीकेशन पर बैच भी परचेज़ कर रखा था, तो वहाँ से भी मैं क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करती हूँ जो मॉक टेस्ट है वहाँ पर। और वहाँ पर भी मेरे 104 और 108 मार्क्स आए थे। और मुझे किसी ने बोला था कि जो 21 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम मैं उसको सॉल्व करूँ, तो 2-3 बार वो कमेंट आ चुका था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एक बार मैं उसको सॉल्व करके देखती हूँ। तो फ़िलहाल कल रात में मैंने उसे सॉल्व किया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये जो मेरा मॉक टेस्ट था इसमें मुझे 110 मिले थे, मतलब 110 मार्क्स मेरे आए थे 150 में, और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था। पर इस मार्क्स के आने के पीछे रीज़न क्या है कि लास्ट टाइम मैंने SST पर इतना फोकस नहीं किया था, और अब की बार मैं SST पर मतलब फ़ोकस कर रही हूँ। ये नहीं बोलूँगी कि 100% फ़ोकस कर रही हूँ, बट 60 to 70% तो मैं फ़ोकस कर ही रही हूँ, जिसकी वजह से मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड कल मेरा 60 में 51 आया था SST में, तो मुझे भी खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट इसके आने के पीछे का रीज़न ये भी है ना कि जब ये एग्ज़ाम देकर हम लोग आए थे तो पेपर एनालिसिस किया था, सचिन सर ने भी करवाया था, हिमांशी मैम ने भी करवाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस देख रखे थे, इसलिए मेरा इतना मतलब अच्छा मार्क्स आ गया। अदरवाइज़ अभी मेरा 104 108 बड़े मुश्किल से आ रहा है, अभी 110 पर मैं नहीं गई हूँ। तो फ़िलहाल अभी सॉल्व करती रहूँगी। अभी 22-23 दिन का टाइम बचा हुआ है और देखती हूँ कितना मार्क्स मेरा इस बार एग्ज़ाम में आ जाता है। अभी मैंने नाश्ते के लिए उपमा बना लिया था और साध्वी को खिलाया, मैंने भी खाया, और उसके बाद फिर मैंने दाल भी चढ़ा दिया था क्योंकि दोपहर में मैं बस दाल चावल ही बनाऊँगी। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी यहाँ मैं जो निधि मैम है, जो एप्लीकेशन पर मैंने बैच परचेज़ कर रखा है, तो वहाँ से इंग्लिश कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो चलाया था, बट मुझे जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम वैसे ही बता रही हैं जैसे मैं खुद से सॉल्व करती हूँ बिना सीखे, तो मुझे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लगा नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया था। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब पेडागॉजी हैं, फिर बाद में मैं वो चैप्टर देखने लगी जिसमें बहुत सारे मेथड्स जैसे ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सारे मेथड्स के बारे में बता रखा है। तो फिर मैं वो क्लास देखने लगी थी और साध्वी भी अपना नाश्ता कर ली थी, तो फिर खेल रही थी। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मैं अब फिर से बैठकर कम से कम 11:30 बजे तक पढ़ाई करूँगी, बट बीच में ही फिर साध्वी फ्रेश होने लगी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था और उसके बाद साध्वी को नहला दिया। अभी मैं नहीं नहाई थी क्योंकि रात में मैं नहा कर सोई थी, तो मुझे फ्रेश फील हो रहा था, मुझे गर्मी जैसा नहीं फील हो रहा था, इसलिए फिर मैं सोची कि पहले मैं थोड़ी देर पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। और यहाँ पर इसी बीच मेरी दाल भी बन गई थी और चावल मैंने अभी नहीं बनाया था, तो रात की रोटी बची हुई थी, तो साध्वी को थोड़ा सा मैंने दाल और रोटी दे दिया था, तो ये खा भी रही थी नहाने के बाद। और इन्हें धीरे धीरे नींद भी आ रही है, बट साथ में मतलब थोड़ी देर बाद इनकी फ्रेंड भी आ गई थी, तो ये फिर से खेलने लगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने लगी। वैसे मैंने सोचा था कि 2 घंटे तो मैं पढ़ ही लूँगी अभी 11:30 बजे तक, पर मेरा 1 घंटे के आसपास वेस्ट हो गया था, सॉरी मतलब साध्वी के पीछे चला गया था। तो फिर मैंने सोचा था कि एटलीस्ट एक लेक्चर तो मैं अटेंड कर ही लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर ली थी। एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में और दाल में तड़का लगाऊँगी, चावल बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। एक कमेंट था ज्योतिमा सिंह का कि हेलो दी, मैं अभी टीचिंग एस्पिरेंट हूँ लेकिन PCS या BEO की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी मेरा बेसिक भी नहीं क्लियर है। मेरी एज अभी 26 हो जाएगी जुलाई में, इसलिए घर पे लोग शादी के लिए भी बात करते हैं। फिर भी मैंने घर वालों से 1 साल का टाइम मांगा है। पहले सोचती थी कि पहले टीचर बन जाऊँगी फिर PCS की प्रिपरेशन करूँगी, इसलिए B.Ed की थी पहले, और C.TET का प्राइमरी वाला पेपर भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन तभी B.Ed को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। अभी फिर से D.LED कर रही हूँ और C.TET का भी फॉर्म फिल की हूँ, लेकिन अब फिर C.TET और D.LED का एग्ज़ाम एक साथ ही होने की उम्मीद है, इसलिए टेंशन में एक भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। बहुत परेशान हूँ दी, प्लीज़ गाइड कीजिए। डैडी मम्मी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, और ना मतलब इतना टाइम हो गया लेकिन कभी कुछ नहीं कहते। कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। कभी भी कितने भी पैसे मांग लो मना नहीं करते, लेकिन अब खुद से अच्छा नहीं लगता दी। प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ दी। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ये चांस ना बहुत कम लोगों को मिलता है। यहाँ पर भी जितने लोग जुड़े हैं आप लोग भी बताइएगा कि क्या ये वाला चांस आप लोगों को मिला था। फ़िलहाल मुझे तो ऐसा चांस कभी नहीं मिला था, और जब मिलता भी है ना तो लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं।
तो अगर आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हैं, आप अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आपने बीएड किया, बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया तो आप डीएलएड कर रही हैं। घर वालों को ना बहुत सोचना पड़ता है सारी चीज़ें करवाने के लिए एंड एक लड़की के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कि अभी आपको बीएड कराएं एंड अभी डीएलएड करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि जितना इसमें लगाएंगे शादी कर देंगे, अपने घर चली जाओगी। तो इसी बात से समझ में आ जाता है कि आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका एम है कि आपको पीसीएस या फिर बीईओ की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कहीं से कोई एक बैच परचेज़ कर लीजिए। फ़िलहाल अभी आप जब डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं तो पहले तो आप डीएलएड की प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही साथ सीटेट का भी पढ़ते रहिए और फालतू की टेंशन लेना बंद कीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से ना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो फ़िलहाल जब आप डीएलएड कर ही रही हैं तो ये दोनों तो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट प्रायोरिटी भी होना चाहिए। तो ये दोनों एग्ज़ाम आप देख लीजिए एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको पीसीएस या फिर बीईओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई एक बैच परचेज कर लीजिए एंड वहाँ से बेसिक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जीएस फाउंडेशन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए आप या फिर बीईओ का एग्ज़ाम दीजिए। तो अभी फ़िलहाल आप ये एग्ज़ाम्स देख लीजिए जो सामने हैं, उसके बाद फिर आप इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पर लग जाइए और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। बट कोई भी एक टाइम तक सपोर्ट करेगा, एक टाइम के बाद फिर शादी तो करना ही है। शादी से हम लोग कहाँ भाग सकते हैं, इसलिए इस बात पर फोकस कीजिए कि जो 1 साल का टाइम आपने मांगा है अपनी फैमिली से, उसको आप कैसे और किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। आपको बहुत अच्छा चांस मिला है एंड सबके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो प्लीज़ अपने करियर पर फोकस कीजिए और इधर उधर भटकना छोड़ दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। आपका दिल जो कहता है, आपका दिल अगर कहता है कि आपको पीसीएस या फिर बीईओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो फिलहाल अभी आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे लीजिए एंड सीटेट का भी एग्ज़ाम दे लीजिए एंड उसके बाद बिना वेस्ट किए एक भी दिन आप लग जाइए ये सारी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बीईओ की वैकेंसी भी जल्दी ही आएगी। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस होगा। हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाएं एंड आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड फील कर पाएँ एंड उसके बाद आपका फ्यूचर एंड करियर कुछ और ही होगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है। बाकी ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।